मेरठ का वेलेंटिस अस्पताल विज्ञापन छपवाता है कि वो उन्हीं मुसलमान मरीजों का इलाज करेगा जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देंगे। यानी अस्पताल में मुसलमानों के इलाज के लिए शर्त रखी जाती है कि कोरोना नेगेटिव हो गए तभी तुम्हारे मर्ज का इलाज किया जाएगा। और उसी विज्ञापन में वेलेंटिस अस्पताल यह भी कहता है कि तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमान देश में कोरोना फैला रहे हैं। बताइए, अब अस्पताल भी हिंदू मुसलमान करते पाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र के पालघर, जहां मॉब लिंचिंग का एक बड़ा ही भयानक मामला सामने आया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 16 अप्रैल की इस घटना में भीड़ जूना अखाड़ा से जुड़े 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार देती है, लाठियों और डंडे से। हत्या या मॉब लिंचिंग की वजह एक अफवाह बताई जा रही है। बताऊंगा क्या है वो अफवाह। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो जाते हैं। इस घटना से राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। वैसे मकसद तो होता है इसको सांप्रदायिक रंग देना, लेकिन कामयाब हो नहीं पाते। बताऊंगा कैसे। ऐसे नेताओं के उतावलेपन, इनके प्रोपेगेंडा, इनके झूठे प्रचार की तरबियत पर तफसील से बात करूंगा। सांप्रदायिकता का तड़का तो कुछ न्यूज़ चैनलों ने भी लगाने की कोशिश की इस मॉब लिंचिंग की घटना में, मगर उनके बारे में फिर कभी। बल्कि लगे हाथों आपको बता भी दूं कि जल्द ही आपके सामने मैं भारतीय मीडिया को लेकर एक साप्ताहिक शो लाने वाला हूं। आपके पास इस शो के नाम को लेकर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी सवाल ये नहीं कि लिंचिंग किसने की, सवाल तो ये है कि मॉब लिंचिंग हुई क्यों। वो कौन से हालात होते हैं जब कानून बेबस हो जाता है और जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। ये कौन सा तंत्र है जो अफवाह फैलाता है और उस अफवाह से होने वाले नुकसान को राजनीतिक रंग दिया जाता है। इस वीडियो को देखकर सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे कौन से हालात हैं कि पुलिस की मौजूदगी भी उस उग्र भीड़ को डरा नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, और वहशीपन पर उतारू वो भीड़ देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने 3 लोगों को लाठियों डंडों से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पालघर मॉब लिंचिंग पुलिस प्रशासन की कोताही का नतीजा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पालघर मॉब लिंचिंग मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर मामले की तह तक पहुंचने की गुजारिश की। बीजेपी नेता अब इसे कम्युनिस्टों से जोड़कर देख रहे हैं इस पूरी घटना को। सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो योगी आदित्यनाथ को इस हत्या में या इस हत्या के तह तक जाने में ऐसी विशेष दिलचस्पी क्यों अमित शाह ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है? वो मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार होती तब भी वो ऐसा करते? सवाल ये उठता है, शायद नहीं। लेकिन ये मामला अब बीजेपी बनाम शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार का बन गया है, जिसको बीजेपी ढंग से भुनाना चाहती। आखिर मारे जाने वाले कोई पहलू खान या तमरेज अंसारी नहीं, कोई अखलाक नहीं, मारे जाने वाले गेरुआधारी लोग हैं। लेकिन ये किसी भी इंतज़ामिया, सरकार, राजनीतिक दल को क्या इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि जिसकी नृशंस हत्या हुई वो किस धर्म, जाति, मजहब का था, या वो कैसे कपड़े पहनता था, क्या खाना खाता था? आइडिया ऑफ जस्टिस का आधार क्या मजहब, जाति या खान पान होगा, या मरने या मारने वाले की जुबान या उसके कपड़े? दूसरी बात, पालघर मॉब लिंचिंग में शामिल लोग तथाकथित गोरक्षक भी नहीं हैं जिनको बचाने की मुहिम छेड़ी जाए या उन्हें फूल मालाओं से नवाजा जाए। पहले इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है और फिर जब फैक्ट सामने आते हैं तो इसे मार्क्सवादी द्वारा स्पॉन्सर्ड हत्या बताया जा रहा है कि उस इलाके में उनकी अच्छी पैठ है साहब, इसलिए हो ना हो वही लोग हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 नाबालिग हैं। पालघर पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोग इलाके के लोकल आदिवासी हैं। इस बर्बर मॉब लिंचिंग को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होनी जब शुरू हुई तो राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी दावा किया कि मारने वाले लोग किसी दूसरे धर्म या मजहब से नहीं थे। 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। आईजी कोंकण रेंज इसकी जांच कर रहे हैं, इस पूरे हत्या की, मॉब लिंचिंग के मामले की। दरअसल ये घटना 16 अप्रैल की है। 2 साधु एक वैन में मुंबई से गुजरात के सूरत के लिए रवाना होते हैं, जहां वो अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचना चाहते थे। लेकिन रास्ते में एक गांव के पास उन्हें भीड़ मिलती है। जो खबरें अब तक छन कर आई हैं तमाम वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में, उनके मुताबिक गढ़चिंचले गांव और आसपास के इलाके में अफवाह थी कि एक बच्चा चोर गैंग इलाके में सक्रिय है जो बच्चों के अंग बाजार में बेचता है। इसको लेकर गांव वाले काफी उत्तेजित थे और इसे रोकने के लिए संगठित होकर कई इन्होंने अपनी दल टुकड़ियां बना ली थी, उन पर, ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए जो जिनके बारे में अफवाह थी कि वो बच्चा चोर गैंग है। चूंकि लॉकडाउन है तो ये साधु मुंबई सूरत मेन हाईवे नहीं लेते, बल्कि कि कहीं पकड़े ना जाए, वो अंदर वाला गांव वाला रास्ता लेते हैं। आगे उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर रोकता है और उनसे पूछताछ भी करता है और इतनी देर में एक भीड़ वहां पहुंचती है, साधुओं को और ड्राइवर को बाहर खींचती है और मारना शुरू कर देती है। फिर एक छोटा पुलिस दस्ता वहां पर पहुंचता है, उन्हें बचाने की कोशिश होती है, मगर भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस दिखती है। फिर दूसरा बड़ा पुलिस दस्ता भी पहुंचता है, उन साधुओं को पुलिस गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, मगर वहां और गांव वाले, आसपास के इलाके वाले लोग जमा हो जाते हैं। वीडियो में एक जगह, जो वीडियो वायरल है उसमें एक जगह तो पुलिस बुजुर्ग साधु को भीड़ के बीच से अपनी गाड़ी की तरफ सुरक्षित, ताकि रहे वो, सुरक्षा देने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाती हुई दिख रही है, मगर भीड़ फिर भी उस साधु पर टूट पड़ती है और पुलिस उस साधु को बचाने के बजाय खुद को बचाती नजर आती है। जो अब तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस भीड़ ने पिछले दिनों एक दल जो वहां लॉकडाउन में राशन पहुंचाने गया था उस इलाके में, उस पर भी हमला किया था और जब उन्हें बचाने पुलिस जाती है तो उस पर पथराव होता है। खैर, मामले की पूरी छानबीन चल रही है। पुलिस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर ही चुकी है। यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही साजिशकर्ता और हत्यारे जेल में होंगे और उन्हें इस हत्या की माकूल सजा मिलेगी। वापस आते हैं मेरठ के वेलेंटिस कैंसर अस्पताल, जहां कुछ दिन पहले अस्पताल प्रशासन ने शहर के एक प्रमुख अखबार में एक विवादास्पद विज्ञापन छापा कि केवल कोविड नेगेटिव मुसलमान मरीजों का ही इस अस्पताल में इलाज होगा। यानी साफ तौर पर मुसलमानों के साथ इलाज में भेदभाव कि आप प्रूफ लाइए कि आप कोविड-19 नेगेटिव हैं, तब हम दूसरे मर्ज का आपका इलाज करेंगे, वरना इस अस्पताल में आपके लिए कोई इलाज नहीं है किसी भी मर्ज का, जब तक आप कोविड-19 नेगेटिव सबूत लाके नहीं देते, सर्टिफिकेट लाके नहीं देते। विज्ञापन में ऐसे 11 बिंदु थे। तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमानों पर भी विवादित टिप्पणी थी इस विज्ञापन में। वेलेंटिस कैंसर अस्पताल के विज्ञापन के मुताबिक देश में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे तबलीगी जमात का वो जमावड़ा था। ये विज्ञापन में छापा जा रहा है और शहर का सबसे बड़ा अस्पताल छाप रहा है। और ये भी कि मुसलमान मरीज डॉक्टरों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उन पर हमले करते हैं। ये सारी चीज़ें विज्ञापन में दी गई थी। और मज़ेदार बात यह कि अखबार ने ये मजहबी भेदभाव से भरा विज्ञापन छापा भी। ये अस्पताल पश्चिम उत्तर प्रदेश में इकलौता कैंसर अस्पताल होने का दावा करता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जयप्रकाश के मुताबिक अस्पताल को नोटिस दे दिया गया कि बताओ, ऐसा भेदभाव या ऐसी भेदभाव की नीति, ऐसा विज्ञापन तुमने क्यों छापा। बल्कि उनको धमकी भी दी गई है कि अगर अस्पताल माकूल जवाब नहीं देता तो
उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि विज्ञापन में अस्पताल ने हिंदू और जैनियों को लेकर भी टिप्पणी की थी कि कंजूसी मत करो और पीएम केयर फंड में दिल खोल कर डोनेट करो। इस पर इन दोनों समुदायों से जुड़े लोगों ने भी आपत्ति दर्ज की। इस पर लेटेस्ट ये है कि यूपी पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ। खैर, जब मामले ने तूल पकड़ा तो दूसरे दिन 18 अप्रैल को अस्पताल ने दूसरा विज्ञापन छपवाया और इशारों में जैन समुदाय के लोगों से माफ़ी भी मांगी। लेकिन लोकल अखबारों ने उस पर खबर तभी बनाई जब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो देखिए, कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पतालों को भी सांप्रदायिकता का रोग लग गया है, जबकि अस्पताल का कर्तव्य होता है कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वो इलाज करे। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या पालघर मॉब लिंचिंग पुलिस प्रशासन की कोताही का नतीजा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।